सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। आज कुछ कोरोना के हवाले से बात करेंगे, कोविड-19 के हवाले से। ये अफवाहें हैं, इसकी कोई रियलिटी है या नहीं है, या फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन साहब हैं, आज उन्होंने काफ़ी अहम मुलाकातें की हैं और अलीम खान ने अभी कुछ देर पहले हमारे ही एक शो के अंदर कुछ कहा है कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है, कोई सियासत नहीं हो रही है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। अलीना देखें, आपने जो बात कही है ना, बहुत अहम बात है। इस वक्त हम पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत अहम एक बात है कि अमेरिका में 44,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये पूरी दुनिया में जो मरने वाले हैं उनकी तादाद 2 लाख से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये कोरोना वाकई है या नहीं है, और कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। कभी बिल गेट्स का नाम ले लिया जाता है, कभी किसी का नाम ले लिया जाता है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन लोगों को अपने शो में लाएं। मैं डॉक्टर तारिक इब्राहिम से बात कर रहा था अमेरिका में। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे 50 से ज़्यादा वो अफेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और शाहिद खान हमारे दोस्त हैं बॉस्टन में, उन्होंने बताया, हमारे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर जलीसी वहाँ पर वो प्रोफेसर हैं, वो और उनकी फैमिली 45 इयर्स ऑफ एज, यंग मैन, और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो क्वारंटाइन में थे, नाउ ही हैज़ बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। बात यह है कि जिन लोगों की खबरें आ रही हैं, जो जिस तरीके से, मेरे बच्चे न्यूयॉर्क में हैं, मेरी वाइफ न्यूयॉर्क में है, घर में मुक़य्यद हैं बिल्कुल वो, और उनसे मैं बात करता हूं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर परेशान है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आप वहाँ पे सड़कों पे वो मास्क के बगैर अगर निकलें, अब वो इतना ज़्यादा वायरस वहाँ पर है, वो कहते हैं एयरबॉर्न है। और ये पहले था ना कि 6 फुट का फासला होना चाहिए, अब वो कहते हैं कि 13 फुट के फासले पर भी वायरस जो है उसकी मौजूदगी का इल्म हुआ है, क्योंकि हवा में आ गया है ना, तो वो एक, यानी उस दुनिया का वो हिस्सा जहाँ मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। बरतानिया का वज़ीर आज़म खुद इसका शिकार हुआ, जिसके बाद उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और बेपनाह फंडिंग की है। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि जो वायरस है इसका तोड़ बरतानिया निकालेगा, क्योंकि बड़े आदमी को जब कुछ हो जाता है तो वो फिर सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है उसका इलाज के लिए। अभी गरीब आदमी जितना मर्जी मरता रहता, शायद इतना ना होता। अब आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन ट्रायल भी वो एक वैक्सीन का शुरू करने वाले। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ब्रेक थ्रू है ना, आप मेरी ये बात लिख लें कि बरतानिया की कोई लैब या उनका कोई वो जो टास्क फोर्स बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है ना, वो इसका निकालेगी। यानी कि वो जो 1% लोग हैं, अगर उनमें से किसी एक को ये हो गया तो 99% लोग बच जाएंगे। तो ये एक अल्लाह ताला के अपने हर काम में एक मसलहत होती है। ये बीमारी अगर आई है तो साथ ही बोरिस जॉनसन को भी आई है, और अब उसने मुकम्मल इसको वो कहा कि जी वो इसका इलाज वो ढूंढ रहे हैं, मुझे यकीन है कि ढूंढ लेंगे। अच्छा, अब ये जो मुख्तलिफ इधर पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरी है, एक तो इसके मैं चाहता हूँ कि आज एक एक करके इस वक्त वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। कुछ लोग जनाब ये कहते हैं कि ये जो वायरस है ये चाइना की लैब से, ये चाइना वुहान में जो लैब है चाइना की, वहाँ से एक्सीडेंटली ये निकला है, और चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया को पूरे तरीके से वार्न नहीं किया कि ये क्या है, जिसकी वजह से ये सारी हलाकतें हुई। अच्छा, जो वुहान है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर है, रिसर्च सेंटर है चाइना का, जिसमें कोई तकरीबन 1500 से ज़ायद वायरसेस जो है वो तो चाइना एक्नॉलेज करता है, एक्सेप्ट करता है कि वहाँ पर मौजूद हैं, जिन पर रिसर्च हो रही है। मुझे नहीं पता क्यों रिसर्च हो रही है, किस वजह से रिसर्च हो रही है, कहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल होना है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो कोरोना थी, जिस बंदे ने, जो भी इसका बनाने वाला था इस प्रोटीन का, वो अब इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था कि somehow the other he got sick and he died। अच्छा, या ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि इसका जो ट्रीटमेंट था वो जहाँ जिसके हाथ में जाना था वो चला गया। ये जो कहानी है कि जी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और उसके लिए उससे पहले दुनिया के ये जो सारा लॉकडाउन हुआ है और ये सब कुछ हुआ है,
तो ये फिर जो भी वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाना चाहता है वो बन जाएगा और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आएगा। तो वो बंदे को वो कहते हैं जी उसको मार दिया गया, उस साइंटिस्ट को ये कहा जा रहा है कि वो मर गया बीमारी से, नहीं, उसको मार दिया। ये एक सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको बताऊं ये कि जी ये बेसिकली इट वाज क्रिएटेड एज ए बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। इसमें हमारे जो साबिक एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, हारून साहब, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो यूट्यूब पे लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जिसको अभी तक डिनाई नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये 2005 में बरतानिया की लैब में बनाया गया था, अमेरिका में इसको फिर पेटेंट कराने की बात की गई 2011 में, और 2019 में फिर उनका ये ख्याल है या उनका ये कहना है कि ये इज़राइल जो है उसके पास इसकी ट्रीटमेंट है और इसलिए वहाँ पर जो है ये बस वो जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है ना वो चल रही है। अच्छा, अब चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि जनाब ये अमेरिका की जो फ़ौज है ना, मिलिट्री, उन्होंने इसको इम्पोर्ट किया वहाँ पर चाइना में और ये उनसे निकल गया कहीं से और ये फैल गया। और क्योंकि उन्होंने बड़े सबूत भी दिए, मैं पढ़ रहा था जो रशियन इंटेलिजेंस है वो चाइना के इस दावे की तस्दीक करती है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ये अमेरिका की तरफ से आया था और ये एक मंसूबा था जो अब समहाउ दी अदर, मुझे नहीं पता कि ये कैसा मंसूबा था कि जिस मुल्क के खिलाफ था उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया। नॉर्थ अमेरिका में भी, नॉर्थ कोरिया में भी जो चाइना का साथी है वहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, छोटा सा मुल्क है क्यूबा, वहाँ पर भी नहीं है, अमेरिका के साथ है। बाकी जगहों पे यूरोप में है और अमेरिका में है। जिन्होंने ये साजिश की थी वही वो साजिश का शिकार हुए। फिर इसका तो मतलब ये है, अब ये कहना कि ये है, तो देखें ये अब WHO जो कह रहा है, इससे पहले ये एक वाइड बिलीव था कि ये जो वायरस है एक्चुअली ये एक प्रोटीन है, लिविंग प्रोटीन है जो कि कवर्ड बाय फैट है। ये जो कहा जाता है ना आपको कि आप गर्म पानी से गरारे करें 3 दफ़ा, क्योंकि ये जो प्रोटीन है जब ये कोई किसी इंसान के जिस्म में जाती है ना तो ये 4-5 दिन तक गले में रहता है। तो अगर आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं या खाना पकाते हुए आप वो भाप ले रहे हैं ना, तो जो उस प्रोटीन के ऊपर फैट है ना वो पिघल जाती है। ठीक। जब वो पिघलती है ना तो वो प्रोटीन एक्सपोज हो जाती है, तो वो उससे वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो अब बहरहाल हम जरा कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, मेरा ख्याल है उसी पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि बिल गेट का भी नाम आया। कहा जाता है कि जिन्होंने 5 साल पहले ये कह दिया था, पता नहीं कि जनाब वो सुना दें जी वो बिल गेट साहब क्या कह रहे हैं। आजकल ये कहा जाता है कि बिल गेट को पता था और उसने कहा था वायरस आने वाली है। जी सर। अब ये जो उनकी गुफ्तगू है ना, जिसमें एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि इस कोरोना वायरस के सारे मामले में कहीं बिल गेट मुलव्वस है, मेरा नहीं ख्याल। ये वो जो बात कर रहे थे, उन्होंने बात क्या कही है? उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में आने वाली जो तबाही होगी वो मुझे लगता है किसी जंग से नहीं होगी, किसी वायरस से होगी। क्योंकि उनकी एक अपनी फाउंडेशन है इस हवाले से काम वो देखे ना, वो उनको ये पता है। अच्छा, फिर अब बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं ये दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें वो शाम में भी ये बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हुए। फिर वो जो जिनको WMDs कहा जाता था, केमिकल वेपन्स, वो कहा जाता था कि इराक के पास हैं, वो झूठ था, इराक के पास नहीं थे। उसकी बुनियाद बनाकर अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया था। ठीक। तो अब ये थ्योरी है जनाब कि जी बिल गेट्स साहब ये कहते हैं जी कि जनाब उनके ऊपर ये थोप दिया गया कि जी ये उनको पता था, तो बस अब ये आप उनसे मालूम करें। जो सबसे जो ख़तरनाक बात है ना लीना, वो ये है कि जब ये लोग इधर पाकिस्तान में, मैं अभी शोरकोट में था, आप यकीन करें, मैं घर में कुछ काम था, कोई मिस्त्री मजदूर हमने लगाए, वो मुझे हर बंदा ये कह रहा था कि जी ये कोरोना तो है ही नहीं। कहाँ लगता तो वैसे मुझे भी ऐसे ही कोरोना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोरोना है, मैं आपको कभी ऐसा लगता है कि इसने पूरी दुनिया में अलीना इतनी तबाही फैलाई है कि पाकिस्तान के अंदर देखें, इमरान खान साहब की पॉलिसी ये ठीक है कि जो टोटल लॉकडाउन है या कर्फ्यू है वो मज़ीद बर्बाद करेगा लोगों को, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका इलाज लॉकडाउन ही है। आप दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने इसको मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पाया? वो है न्यूजीलैंड। आपको पता है, छोटा सा मुल्क है, 5 मिलियन लोगों का, और उन्होंने
बहुत पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था। वायरस का एक ही इलाज है, वायरस अगर आपके अंदर है ना तो या आपको मारेगा या आप वायरस को मारेंगे। उन्होंने टोटली लॉकडाउन किया। अच्छा, अगर आप 1 महीना अंदर हैं, आपके अंदर वायरस है और 1 महीना आप लॉकडाउन में हैं, तो वायरस जो है वो खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया ना, फिर आप बाहर निकलेंगे तो वायरस तो खत्म हो चुका है। अब जिन जिन को ये वायरस है, अगर आप टोटल लॉकडाउन कर लेते हैं टेस्टिंग के बगैर भी, तो 15-20 दिन, जो 21 दिन इसका टाइम है, तो भाई वो तो मर गया ना वायरस, वायरस खत्म हो गया। तो फिर इसका जो, और यही किया चाइना ने। चाइना के पास कोई वैक्सीन है? कोई वैक्सीन नहीं है। उन्होंने वुहान को लॉक कर दिया, टोटल लॉक कर दिया। उसके अंदर से वायरस निकला नहीं। जिन लोगों के अंदर था वो बंदे सरवाइव कर गया, वायरस मर गया। वायरस को जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए, नया होस्ट। एक से जब वायरस शेड होती है ना, नाक से, स्नीजिंग से, तो वो सेहतमंद इंसान में जाती है, वो फिर आगे करता है, तो वो जो सर्कल चलता है वो वायरस उससे जिंदा है। लेकिन अगर आप उसको रोक देते हैं, एक जगह पे बंद कर देते हैं, मतलब मुझ में वायरस है, मुझे एक कमरे में बंद कर दें आप 3 हफ्ते के लिए, तो मैं अगर सरवाइव करता हूं तो वायरस मर चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि वो वायरस का जो साइकिल है वो खत्म हो गया। इसके लिए आपको इलाज की जरूरत नहीं है, इसके लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर निकल के किसी से मिलता हूं, उसको वायरस देता हूं, तो वो अगले 25 दिन तो वायरस उसमें जिंदा रहेगा। फिर वो किसी को मिलता है, किसी को देता है, 25 दिन उसमें जिंदा रहेगा। तो इसलिए ये जो हुकूमत का फैसला है, मसाजिद में देखें, उलमा को ये ख्याल करना चाहिए। मेरी बड़ी उनसे एक दर्दमंदाना अपील है अलीना, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। बाजमात नमाज, रोज़ा, तरावी, ये मुसलमान दुआ करता है अल्लाह से कि उसको ये दिन नसीब हो, ठीक है। लेकिन अगर इंसानियत को बचाने के लिए, अगर लोगों को मरने से बचाने के लिए ये फैसला कर लिया जाता है कि आप इबादत अपनी घर में करें, तो इसको ये अपनी अना का मसला क्यों बनाते हैं? पैसे वैसे ही ले लें हुकूमत से जितने लेने हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इमदाद तो जानी जानी है। ये थोड़ा है कि खुदा न खास्ता उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ फंडिंग में कोई कमी हो रही है। बल्कि अगर लोग नहीं है तो वो सारे फंड्स उनके पास हैं, उनको वो बेहतर तरीके से उन इदारों को एक्सपेंड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस पर्पज़ के लिए जिसके लिए पैसे उन्हें मिलते हैं उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसको रोकने का यही तरीका है। और ये जो बात है ना जी कि वायरस, अभी आपने भी देखें, आप भी कहती हैं कि आपको लगता है ऐसा नहीं है। अभी जो डॉक्टर्स ने क्या कहा है, डॉक्टरों ने ये कहा है कि अब इतने मरीज आ गए हैं। आपको पता है कल 1000 एक दिन में मरीजों का इजाफा हुआ। हमारी टेस्टिंग नहीं है। अच्छा, अब अगर आप लॉकडाउन ख़त्म करते हैं मुकम्मल तौर पे और लोग मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप एक दूसरे से दूर रहें। वगरना ये जो बीमारी है ना अलीना, ये शुगर माफिया से बड़ी बीमारी है, आटा माफिया से बड़ी बीमारी है। मुझे पता है कि आप उन खबरों की तरफ आना चाहती हैं। नहीं, मैं एक और चीज़ भी आ रही थी, वो ये आ रही थी कि बेसिकली बहुत से लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि बेसिकली दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इस वजह से इस बीमारी को जो है वो फैलाया जा रहा है। फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ह्यूमन चिप नहीं होती, उस हवाले से भी बिल गेट और उनकी जो फाउंडेशंस हैं वो इस हवाले से भी काम कर रही हैं ताकि वो लोगों का ट्रैक सिस्टम जो भी ट्रैकिंग कर सकें वो लोगों की, और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांग हो सके। इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये 5G की वजह से, 5G की वजह से जहाँ पे टावर लगे हुए हैं 5G के, वो वीडियो मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। दरख्त एक तरफ से हरा भरा है, दूसरी तरफ से सूखा हुआ है। और ये क्यों सूखा हुआ है कि यहाँ पर 5G का टावर था, परिंदे मर रहे हैं गिर के। ये आम वीडियोस अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर कि जहाँ पर 5G के टावर्स लगे हुए हैं कि जी अच्छा 5G चाइनीज, दे आर वेरी एडवांस इन इट। और अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप का सुनवा सकें, जिसमें वो देखे ना, इसमें पॉलिटिक्स आ गया, वो चाइनीज वायरस कह रहे हैं, अगर वो सुना सके तो। अब वो देखें, वो सीधा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चाइना से आ रहा है। और उनका आपस में जो एक फड्डा है, वो साजिद तारड़ हमारे दोस्त हैं, सदर ट्रंप के बड़े, वो कैंपेन में साथ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें एडवाइज़र कहते हैं, हो सकता है वो हों भी सी एडवाइज़र, मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल ये वसूल करेंगे, पैसे डैमेज वसूल करेंगे चाइना से, और वो बड़े डिटरमिन है इस मामले में। तो अब ये एक चीज़, अगर हम ये समझें कि कोरोना है ही नहीं, तो फिर हम
एहतियात नहीं करेंगे। सर नहीं, बहुत सी ऐसी अगर आप देखें ना तो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो है और जो ये वायरस है ये कोई इतना वो नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, और अगर आप विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा कर लें तो आप इसको किसी ना किसी तरीके से क्योर कर सकते हैं। अब ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये मोस्टली मैंने RT जो है उसकी कुछ वीडियोज़ देखी, कुछ चाइनीज़ की देखी, कुछ वो जो एशिया टाइम्स है उसमें इस तरह की खबरें देखी। अब इस तरह की खबरें भी आप देखें कि आपके मीडिया में इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं, मतलब कंफ्यूज तो होगा ना आप एक बंदा ये जब इस तरह बात की आप खबरें बहुत सारे आएंगी। मैंने भी सुना है, बहुत सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो कोरोना है ये आम जो फ्लू है उसकी तरह एक फ्लू है, और अगर आप इसको फैलने दें तो ये आएगा और चला जाएगा, और इसका जो डेथ रेट है 2-3% से ज़्यादा नहीं है। मसलन हर साल जो आम फ्लू है उससे 40-45-50 हज़ार लोग अमेरिका में मरते हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में से 90,000 लोग मर जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी ये अब जो इससे जो लोग जो मर रहे हैं वो कहते हैं कि ये इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है, और ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बनाया जा रहा है। लोगों को डरा धमका के उनकी इकोनॉमीज बंद करके शट डाउन करके दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाज़न है उसको तब्दील किया जा रहा है। और मुझे नहीं, मैं नहीं समझता, जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई है अलीना, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये बात करूं, वो कहते हैं कि ये एक बहुत खौफनाक है बीमारी, और ये समझना कि ये सिर्फ नज़ला ज़ुकाम करता है ये कतई तौर पे गलत है। ये जिस्म के किसी सिस्टम पर किसी हिस्से पर भी हमलावर हो सकता है। एक पाकिस्तान का डॉक्टर है, न्यू जर्सी में उसकी डेथ हुई है, उसके हार्ट पर इसने हमला किया वायरस ने, और क्लॉटिंग कर दी हर जगह, ब्रेन में क्लॉटिंग, हार्ट में क्लॉटिंग, ब्लड में क्लॉटिंग। ये स्टमक पे भी हमला करती है, आपके एब्डोमेन पे भी हमला करती है, या आपके ब्रेन पर भी हमला कर सकती है। कोई भी एक सिस्टम जो है आपका उस पर ये हमला करके वायरस, मैं कोई सेंसेशन नहीं फैला रहा, लेकिन जो आज पाकिस्तान में डॉक्टरों ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा खुदा के लिए इसको रोकें, ये जो आप लॉकडाउन जो है उसको बिल्कुल आप ना ख़त्म करें, और ये जो लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग एक दूसरे, अब ये इंतज़ामिया का काम है। अब बड़े बड़े स्टोर्स हैं उसमें तो ठीक है 4-4, 5-5 लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन बाहर 500 जमघटा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। पुलिस को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, और वो एक लंबी लाइन आप लगवाएं, और वहाँ पर भी डिस्टेंस के साथ लोगों को खड़ा करें। आप देखते हैं अमेरिका में जो सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं, वो कितनी 2-2, 4-4 मील लंबी लाइन है, वो लोग खुद डिस्टेंस रख के खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे बीमारी आ गई। मोर देन 45,000 पीपल हैव डाइड इन अमेरिका। वहाँ पर जो आपका जो मॉर्गेज है, वो जो मोर्ग है, सॉरी मॉर्गेज कह रहा हूँ, जो वहाँ पर वेट टाइम है, आपको जो बॉडी है वो 10-10, 12-12 दिन नहीं मिल रही। मुसलमानों के लिए भी वेट टाइम है। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसको ये कहना कि ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई भी थ्योरी में नहीं, ये सारी इसलिए बल्कि आज CNN में कह रहे थे कि ये जो मौसम बदल रहा है, सर्दी के मौसम, ये मजीद एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आगे। देखिए ना, अगर आप स्पेनिश फ्लू का कंपैरिजन करें, उसका डाटा ये है कि पहले जब वो आई लोगों ने एहतियात किया तो वो कम रही, लेकिन फिर उसका सेकंड फेज आया, लोगों ने कहा नहीं यार ये कुछ नहीं है, तो उसकी 5 करोड़ लोग मरे थे उसमें, 5 करोड़ लोग। ठीक, तो ये इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको पूरा समझना चाहिए कि ये क्या है, और हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए। सिंपल ये बात हो रही। और अगर कहीं पे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है तो आपको चाहिए गवर्नमेंट को कि वो उस मामले में अपना जो एग्जेक्टिव पावर है उसको वो इख्तियार, वो ज़रूर उसको इस्तेमाल करे। उलमा के साथ बातचीत अच्छी बात है, आप उनको सेम पेज पे लेके आए, लेकिन अगर कोई भी शख्स, कोई भी फर्द नहीं मानता तो रियासत का ये जिम्मेदारी है कि वो उसको इन्फोर्स करवाए। बिल्कुल, रियासत से बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई रिलीजियस पार्टी है, ये कोई नहीं है। और लोग नहीं आते उनके पीछे, अब लोगों को पता है सारा कि ये क्या पॉलिटिक्स है और क्या है सब कुछ। लोग घरों में देखे ना, अल्लाह के घर तवाफ रुक गया, मदीना मुनव्वरा में उन्होंने इसको कंट्रोल किया, इसलिए कि इंसानियत की और ये सुन्नत नबवी है। तो ये यहाँ पर क्या ये एक सारा वो बहुत सारे तो हैं भी सरकार के तनख्वाहदार, तो अगर सरकार इनसे आंखों में आंखें डाल के बात करे, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट गुफ्तो शनीद से मामला हल कर रही है। उलमा को भी चाहिए कि वो ऑन बोर्ड हों, और बहुत से जो उलमा हैं भी सही, अक्सरियत है, चंद लोग हैं वो नहीं मानते, तो आप उनको उनके साथियों से समझाएं। मैं ये नहीं कह रहा उनके साथ सख्ती करें, बट आप मेक श्योर करें इंतजामिया मौजूद हो कि वो ये काम नहीं करने देगी। बिल्कुल ऐसे, किसी को मारने पकड़ने की धकड़ने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द जॉब ऑफ द इंतजामिया कि वो दे शुड नॉट लेट इट हैपन।
लेकिन फिर खान साहब की हमेशा से फिलोसफी रही है, वो मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं और उसके बाद ही वो डेफिनेटली रियासत है वो एक्शन पे तो आई आएगी अगर कुछ किया जाता है इनकी तरफ से। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये करना आना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में सर बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और मैं ये देखती हूँ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला जितनी भी इंतजामिया बलूचिस्तान की, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा जाता है कि यहाँ पे जो कोरोना के हवाले से है ना इंतजाम ठीक नहीं किए गए, तो मेरे ख्याल में उस तरफ थोड़ा गौर करना चाहिए। वहाँ के वज़ीर आला अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें पूरी नहीं है और यहाँ पे जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस तरफ मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट को पेशेंट तो बहुत बढ़ रहे हैं, 1000 पेशेंट का इजाफा हुआ है। और यहाँ पे जो कराची में डॉक्टरों ने कहा है कि हॉस्पिटल हमारे पैक हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि हम सड़कों पर लोगों का इलाज। तो कराची के डॉक्टर तो एक रीजन है ना क्यों कह रहे हैं, बिकॉज कराची के डॉक्टर भी आपको पता है कि जो आपकी मेडिकल फील्ड है या वाईडी है, ये सारी पोलिटिसाइज ही होती हैं सारे के सारे, कोई सीनियर डॉक्टर भी और वाईडीए भी। अगर कराची ये कह रहा है कि मजीद लॉकडाउन होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आला सिंदगी ही कहीं ना कहीं पे वो बात कर रहे हैं जो डॉक्टर सर आप मुझे इतना अंदाजा है कि डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स, सर आई नो कि डॉक्टर्स में क्या पॉलिटिक्स, आई सैल्यूट डॉक्टर्स, ये मैं सैल्यूट करती हूँ सर, मैं भी सैल्यूट करती हूँ, लेकिन इस तरह का बयान देना जो इतनी सिंपल स्टेटमेंट सर नहीं, थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट सर, वाईडी की पॉलिटिक्स को और सीनियर डॉक्टर की पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता। आप पंजाब में पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये वही पॉलिटिक्स है जो इस वक्त सिंध में चल रही है। सर आप ना माने, आई रिस्पेक्ट इट, जो आपके फ्रंट लाइन पे आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन आप इस इशू पे पॉलिटिक्स करें वो हमें नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिक्स सर, मैं ये समझती हूं। जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर जो पॉलिटिकल स्टोरी है जो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लाहौर में हैं और उनके जो करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं ये मिशन लाहौर है और उन्होंने ना 25 तक, जो अभी तक की खबरें आ रही हैं ज़राए के हिसाब से, कि वो 25 तक यानी कि हफ्ते तक रहेंगे लाहौर में, और आज उन्होंने मुलाकातें भी की आपके सामने। नहीं, लेकिन अभी जहांगीर तरीन साहब ने ना पार्टी छोड़ी है, जहांगीर तरीन साहब ने ना कोई इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने ये उनका इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया अपने इनिशियल इंटरव्यूज़ में कि आज़म खान साहब के साथ उनका झगड़ा था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बेसिकली गलत उन्होंने गाइड किया है इमरान खान को, और वो फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ भी देने बंद कर दिए क्योंकि जो काबीना का इजलास था उसमें जब इस पर बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर ज़रा नाराज़गी का इजहार किया कि अलीम खान के जहांगीर तरीन साहब को जो पार्टी के अंदर की जो बात है उसको पब्लिकली इस तरह नहीं लाना चाहिए था। तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जहांगीर तरीन को भी ये मशवरा दिया कि आप ज़रा खामोशी इख्तियार करें। जहांगीर तरीन ने उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उस हवाले से, और खान साहब से भी यही कहा गया कि आप इस वक्त जो मुल्क जिस क्राइसिस का शिकार है उसमें आप जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा टाइमिंग को देखें। तो लाहौर वो ऐसे चले गए हैं सर, कोई ऐसी खास बात नहीं है, ऐसे लोगों से लाहौर कोई नेपाल का हिस्सा है सर, नहीं वो ऐसे रैंडम चले नहीं है, लाहौर में नेपाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं आपको इसमें कोई पॉलिटिकल कुछ नजर नहीं आ रहा। मुलाकातें होती सर होती थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ और है, पहले कुछ और थी। अब उनकी जो आपकी आई है शुगर की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनके बारे में जो कहा गया वो सबके सामने है, किस तरीके से चोरी की गई है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पूरी एक माफिया दिखाई गई है, कोई पॉलिसी नहीं है। अब उस वक्त में इस तरीके से ये जाते हैं और वहाँ पे मुलाकातें करते हैं, आपको लगता है इसमें कुछ भी नहीं है? इसमें एक बात जो फोरेंसिक रिपोर्ट में आई है, जो अभी फोरेंसिक तो आएगी, जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें ये है कि ये जो अभी जो सब्सिडी थी ये कुछ कम थी, जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में दी गई है वो 20-21 अरब रुपए शायद का खान अब्बासी साहब ने तो एक दिन में 17 अरब की वो दे दी सब्सिडी। इस रिपोर्ट ने बेसिकली उस जो सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट किया है, ऐसे ही कि ये जो भी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये जो मिल ओनर्स हैं ये इनका बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा रहा है, गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन्हीं की मिल्स हैं, तो ये अपने लिए हमेशा सब्सिडी लेते रहे हैं। तो बेसिकली इसको वो लीगलाइज करके लेते हैं। मैं हम कई दफ़ा ये सवाल उठा चुके हैं कि बाकी भी तो बिजनेसेस हैं, सिर्फ शुगर को सब्सिडी क्यों देते हैं, आप दूसरे बिजनेसेस को दें। अब आपको मैं बताऊं ब्लैकमेलिंग, जैसे शुगर मिल ओनर एसोसिएशन ने ये कहा था कि जी ये 100 रुपये से ज़्यादा पर किलो कीमत चली जाएगी। आपको पता है कल से जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, आटा वाले जो एक माफिया की तरह एक्ट करते हैं, और वो जनाब कल से हड़ताल पे जा रहे हैं और आगे रमज़ान आ रहा है। तो इस बात को समझें, ये जो FIA जो कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर जो फोरेंसिक कर रहे हैं, ये सिस्टम के जो फ्लॉज हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और फिर जो इंडिविजुअल जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके साथ निपटा जाएगा। एक सीधी सी बात है। अभी आप देखें पावर इशू तो सामने आ गया ना, 55 रुपए की चीनी अगर
आती है, होती थी और वो 72 रुपए पे चली गई है, तो ये जो बीच की कमाई हुई है ये करप्शन ही हुई है ना सर, तो इशू तो आ गया ना सर। अलीना, एक सीधी सी बात है, आप इसको समझें कि अगर शुगर का बिजनेस लॉस में जा रहा है और उसको हुकूमत की सब्सिडी की ज़रूरत है, तो जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं वो इसको बंद क्यों नहीं कर देते, लॉस का वाला कारोबार क्यों करते हैं। और दूसरा, आज एक मिल है, 2 साल के बाद 2 हो जाएंगी, ये कौन सा ऐसा घाटे का कारोबार है कि जिसमें हर साल मिल बच्चा देती है और एक और मिल बन जाती है। जरदारी साहब की जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसको वो ओन करते हैं वो 15 शुगर मिले हैं, ओमनी ग्रुप और सारी वो मिला के। तो अगर ये इतना घाटे का सौदा है तो भाई ये कारोबार क्यों कर रहे हैं, कुछ और कारोबार कर लें। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। अब सज्जाद बाजवा साहब एक एडिशनल हैं, वो डायरेक्टर हैं, उनको बोतल किया गया और ये कहा गया कि उन पर ये वजारत दाखिला ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है कि वो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ले रहे थे, वो तजाद इंफॉर्मेशन लीक भी कर रहे थे और गलत इंफॉर्मेशन दे भी रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। जहां लीक करनी थी वहां लीक कर रहे थे और जहां गलत देनी थी वहां पे गलत दे रहे थे। कमेटी को गलत दे रहे थे और जिनकी बिहाफ पे काम कर रहे थे उनको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और कह रहे हैं वो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली है जिसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी और इसके साथ साथ चौधरी बरादरान है जिनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन मैं सज्जाद बाजवा साहब को थोड़ा सा जानता हूँ, यानी मेरे को ज़ाती उनसे कोई वो दोस्ती या ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह ऑफिसर्स के बारे में जो एक रेप्यूट होती है ना, उनकी हमेशा ट्रांसफ़र होती रही है। ठीक है। और ट्रांसफ़र हमेशा जिस बंदे की होती है ना, उसकी वजह यही होती है कि वो बहुत सारे लोगों की तो वो तो खुसरो बख्तियार साहब की भी ट्रांसफर होती रही है ना। आप देखें एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी मिनिस्ट्री से तीसरी मिनिस्ट्री। नहीं, वो उनकी जो सज्जाद बाजवा साहब पे तो आपने सवाल उठा लिया, लेकिन अगर सज्जाद बाजवा के साहब के हवाले से खुसरो बख्तियार साहब का नाम लिया जा रहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि भाई आपका नाम लिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप लीक कर रहे हैं, पूरा एक कार्टेल है। अगर खुसरो बख्तियार साहब को इन्फॉर्मेशन जारी होगी तो उस कार्टेल को भी तो इन्फॉर्मेशन मैंने तो ये नहीं कहा कि उनसे नहीं पूछना चाहिए और मैंने ये भी नहीं कहा कि वो इसमें मुलज़म नहीं है। मैं तो आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो ऑफिसर्स की जो रिप्यूट है ना इदारे के अंदर, पता होता है। जैसे हम लोग सहाफ़ी हैं ना, बहुत सारे एंकर्स भी हैं, सबको पता है कौन कौन लिफाफा लेता है, सबको पता है कौन किसकी क्या जायदाद है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ से कितने पैसे लेता है, कौन सी उसकी पार्टी है, किधर से खाता है, किधर से पीता है, सबको पता होता है। इसी तरह मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि FIA के जो बहुत सारे लोग हैं ना जिनसे मेरी बात होती है, वो जो कैरेक्टराइज करते हैं सज्जाद बाजवा साहब को, वो थोड़ा डिफरेंट करते हैं। जो हो सकता है ये बात सही हो, मुझे नहीं पता। अब वजारत दाखिला ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो सामने आ जाएगी। इतना तो मुझे पता है कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि तरीन साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं FIA के लोगों से मुलाकात की और बात करने की, और अगर आप किसी से मिल के निकलते हैं तो आप यकीन करें आपके भी पीछे पड़ जाएंगे कि हमारी इनसे बात करवा दें। तो हर तरह की कोशिश उन्होंने की है, नहीं कामयाब हो सकी अभी तक। तो अब अगर ये चीज़ जो है ये सामने आई है बाजवा साहब की, तो मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अलीना, जो माफिया है ना, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। अभी ये जो IPPs वाला माफिया आ गया है, इसमें देखें रज़ाक दाऊद हैं, नदीम बाबर साहब हैं, और मुझे आप ये बात बताएं, जहांगीर तरीन, मुझे आप ये बात बताएं कि इस वक्त इंटरनेशनल, मैंने कहा था इससे 3-4 हफ्ते पहले कि ये प्राइस ज़ीरो हो जाएगी ऑयल की। मैंने इस पर व्लॉग भी किया, मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि इसकी ज़ीरो हो जाएगी प्राइस। क्यों ज़ीरो होगी? कि रिफाइनरीज जब खाम तेल निकलता है तो वो जाता है रिफाइनरी में, तो उसके लिए उससे पहले वो स्टोर किया जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है कि अब किसी भी रिफाइनरी में उसको रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी कोई इस वक्त कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, वो प्राइसलेस हो गया, उसकी कीमत ख़त्म हो गई है, ज़ीरो पे चला गया। अभी पिछली दफ़ा भी जो 15 रुपए लीटर का रिलीफ दिया गया वो कम था, बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। अभी अगर रिलीफ जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसिंग चल रही है उसके मुताबिक जो रिलीफ होगा, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम 65-70 रुपए पर लीटर इतना तेल होना चाहिए कीमत का। तो अब ये रिलीफ देनी चाहिए नदीम बाबर साहब को, क्यों नहीं देते? वो गवर्नमेंट वो उसमें लीवीज लगा लेती है, टैक्स लगा लेती है, रख लेती है, उसका जो पूरा रिलीफ है वो आवाम तक जाना चाहिए, तेल को सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट करती हैं फिर।
अच्छा समीर साहब, आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज ही एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये था कि एफबीआर का एक टारगेट सेट होता है, आपको पता है, हर महीने का, और पिछले 2 महीने से वो अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कहा गया था कि इस सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में, कि तकरीबन 60 के करीब जो आपकी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिसिन है या कुछ भी हैं, उनको जाएगी। लेकिन आज वो कंसेशन वापस ले ली गई है क्योंकि आपने अपने जो टैक्स के टारगेट है वो उनको पूरा करना है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तेल की कीमत को कम करेंगे? टारगेट जो हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं? सर IMF ने कहा है दे हैव टू। नो, IMF ने तो रिलीफ दे दिया, हमें कह दिया दे हैव टू। सर लेकिन उनकी तरफ से एक एफबीआर को एक टारगेट भी दिया गया है कि आपने ये टारगेट पूरा करना है, जो इस महीने का भी कम है और पिछले महीने का भी कम है। आप जरा थोड़ा सा जज्बाती ना हो। नहीं, जज्बाती नहीं हो रही मैं, सवाल हो रही मैं सवाल मैं आपको ये, आप सवाल तो कर रही हैं, लेकिन ये इस वक्त कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो रहे। आप, अमेरिका ने इमिग्रेशन टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया, वर्क वीज़ा, इसलिए कि वहाँ पे 3.5 करोड़ नए लोग 2 हफ्ते में आ गए हैं जो अनएम्प्लॉय हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जी आप, हम अपने लोगों को नौकरियां देंगे। जब कारोबार ही नहीं हो रहा, जब आपने बिजनेस बंद कर दिया, जब सेल होगी तो टैक्स होगा ना, तो वो कौन सा टारगेट अचीव करेगा? और ये कौन सा IMF कह रहा है कि जी वो टारगेट, किसी IMF की तरफ से ये नहीं है अभी कि आप अपना टारगेट अचीव करें, कहीं से भी कोई टारगेट नहीं है। अभी तो इमरान खान की अपील पर जो उन्होंने की, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जिसको सपोर्ट किया, और IMF ने उसके बाद वो लोन दिया, इसीलिए लोन दिया है कि आपका जो गैप है वो पूरा हो सके। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये जो मंदी का आलम है, इस मंदी में वो टारगेट आप अचीव कर सकें। असल बात ये है, देखें, जो टाइगर फोर्स आपने जो बनाई है वो रिलीफ कहाँ तक पहुँचा सकेगी, कहाँ तक पहुँचा रही है, ये देखने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने जो रिलीफ फोर्स बनाई थी, जो उन्होंने कहा जी हमने 12 अरब का अनाज दे दिया है, वहाँ पे लोगों को नहीं मिला। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स आए, बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पूछती है तो बहुत से लोग, और आप भी उसमें ये रखते हैं कि हर चीज़ की एक डोमेन होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए। उस दिन कल परसों की बात है सर, ये हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी समीर साहब। अलीना, अभी मैं जो स्टोरी अभी जो करने लगा हूँ ना, ये देखें, हम मुसलमान बुनियादी तौर पर जिस तनज़ली का शिकार है ना, उसकी वजह हमारी मुनाफ़क़त है। मैं अभी ये करने लगा हूँ जिक्र बेस्ट वे सीमेंट का। ये इसके ओनर हैं सर अनवर परवेज़, बड़े अच्छे आदमी हैं। सर का खिताब है, बरतानिया ने उनको दिया। और लंदन में जब हम लोग गए थे डैम फंड के लिए, तो वहाँ पर ये आए भी थे। बाद में बड़ी इन्होंने बातें की, लेकिन उस वक्त क्योंकि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, तो बड़े खिदमत तवाज़ो की इन्होंने वहाँ पे। अब आप मुझे बताएं, कल इन्होंने कोरोना फंड में 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया, और जो बोरी की सीमेंट थी ना, उसका रेट था कल 460 रुपये, आज 520 रुपये उसका रेट इन्होंने कर दिया। ठीक, यानी आप ये देखें, यानी उसमें 420, 30, 60 रुपए बोरी का इजाफा किया। और अब एक दिन में जितना सीमेंट ये बेचते हैं ना, इसका प्रॉफिट एडिशनल आ गया 4 करोड़ रुपया। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट मेरी कि आप इनको इनका 10 करोड़ वापस करें, और इनसे कहें कि आप अपनी जो सीमेंट की जो प्राइस है ना, उसको वहीं पे लेके आएँ। ये जो आप 60 रुपए का चूना लगा रहे हैं पर बोरी, पाकिस्तानी कौम, मुझे बताएं कल से आज में बिजली का रेट क्या बढ़ा है, तेल का रेट क्या बढ़ा है, डॉलर जो है वो कम हुआ है, आज भी कम हुआ है, 1 रुपया, बिल्कुल कम हुआ। ठीक है, कल 3 रुपए कम हुआ था, उससे पहले 5.5 रुपए, अभी ये 157 पे आ गया डॉलर मार्केट में। ठीक है, तो ये सीमेंट की बोरी, सर अनवर परवेज, ये सीमेंट की बोरी की आपने कीमत बढ़ा के पाकिस्तान की कौम को जो आपने चूना लगाया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं वो सारा केस सुनता रहा हूं। आप ये जो चकवाल की पहाड़ियां ने चिट्टा कर दिया, इनको गंजा कर दिया इन्होंने। जो खून था ना, ज़मीन का खून, पानी जो है वो ज़मीन का खून है, उसको चूस लिया इन्होंने इधर चकवाल में, कलर कहार वाले बिल्कुल। और वहाँ पर जो एक बहुत ही एक कदीम इबादतगाह थी, मंदिर था, कटास राज मंदिर, उसकी बड़ी एक अहमियत थी। उसके अंदर पानी का जो तालाब था
वो इन्होंने इतना सीमेंट फैक्ट्री ने पानी खींचा है वहाँ से कि पूरा एक्वाफर जो है बर्बाद कर दिया। वो जो पानी कुदरती जो एक सिस्टम था आने का, और हमारी जो हिंदू बिरादरी है, जो हमारे मिनॉरिटी के भाई हैं, अब वो कहाँ से पानी लाके उसमें डालते हैं अपनी उन चीज़ों को, उस पूरे उसकी इबादत गाह का तकद्दुस और उसको अपने रिचुअल्स के लिए। तो ये सर अनवर परवेज़ साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। यकीनन यहाँ पे आपने को मुंशी मुनक्का बिठाया होगा जो आपको ये तो नहीं बताता होगा कि कितना पानी ख़राब हो गया, कितना ये हो गया। वो तो आपको बताता होगा कि इतने आ गए तो इतने चले गए। आप ये सीमेंट का रेट क्यों आपने बढ़ाया भाई? कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो आप ये जो बोरी का रेट है। नहीं सर, जो कंस्ट्रक्शन को कंपनी बनाया है इसमें सीमेंट और जो सरिये वाले हैं उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तो अपना फायदा लेना था ना। लेकिन मुझे तो मैं फिर मेरा तो सवाल है, मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज की कीमत बढ़ी है पिछले? नहीं, शर्म आनी चाहिए सर, शर्म आनी चाहिए चीजों की कीमत। इस हवाले से सर, खैर मैंने कल भी एक चीज कही थी कि बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिस तरीके से पैकेज दिया गया है, इसके अंदर ये आपकी जो प्रॉपर्टी है या इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इवेंचुअली वो महंगी होंगी। यही एक आ रही थी बहुत से एक्सपर्ट्स की तरफ से चीज़। और उसका पहला जो आप बता रहे हैं कि सीमेंट को जिस तरीके से महंगा कर दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी चीज ज्यादा सेल होगी, तो फिर अपना जरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम कर लें तो भी उनका पैसा ज्यादा मिलेगा। तब भी ऐसे नहीं होता ना सर, होता नहीं है, लोग ऐसा सोचते नहीं है। खून चूसने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा खून चूस रहे हैं, ये चूस ही रहे हैं। और क्या 10 करोड़ का चेक दे के धोखा किसको दे? अच्छा, अब एक सवाल है, कोई इनसे ये पूछने वाला है कि ये जो आपने 60 रुपए बढ़ाए हैं किस बुनियाद पे बढ़ाए? अब यहाँ पर कोई हुकूमती मशीनरी होनी चाहिए ना जिसके ये अंडर आते हैं और पूछे कि भाई ये जो आपने 60 रुपए बढ़ा दिए हैं क्यों बढ़ा दिए हैं? कोई तो होगा ना सर पूछने वाला। अब ये मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताएं कौन पूछने वाला है इस पर, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब ये देखें ना मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं जी मार्केट फोर्सेस जो है ना वो डिसाइड करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को वो करती है, वही कार्टेलाइजेशन। फिर वही सवाल उठ जाते हैं कि आपने अगर वो कल कंपटीशन कमीशन जो है उसकी वो खातून जो है चेयरपर्सन और 2 लोगों को निकाला है और खान साहब कह रहे हैं कि इस हवाले से वो रिफॉर्म करेंगे क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ा उनकी एक सेक्शन है, अथॉरिटी बनी हुई है कार्टेलाइजेशन को लेके। अब लेट्स सी सर वो क्या करते हैं इन चीज़ों को लेकर मजीद। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा, मैं ये चाह रहा था कि देखिए हम रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, हम अभी मुसलमान रमज़ान इबादत का जिक्र है, आप चैरिटी लेके जा रहे हैं, 10 करोड़ का आपने चंदा दिया, तस्वीरें खिंचाई, बेस्ट वे सीमेंट, और हालत आपकी ये है कि आपने 60 रुपये बोरी बढ़ा दी है और आप लोगों से खून उनका चूस रहे हैं, आप उनको बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के पास खाने को लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कराची में लोगों ने खुदकुशियां की हैं। वो आपके पास एक स्टोरी थी, एक खामला खातून जो है वो मर गई क्योंकि उसके पास खाने को नहीं था, और यहाँ पर ये 60-60 रुपए कमा रहे हैं। सर खैर, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।